चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, आइसोमेरिज्म के बारे में बच्चों बात करते हैं ना। देखो सुनो, इससे पहले भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, अब यहाँ पे भी हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। सेम दो तरह के देखेंगे, एक ज्योमेट्रिकल देखेंगे, एक ऑप्टिकल देखेंगे, है ना। वो दोनों किसमें देखते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखते हैं। तो चलो आइसोमेरिज्म को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, है ना, और फिर उनको फर्दर डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, ज्यादा टफ नहीं है, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। बोर्ड में तो आता ही है खैर, लेकिन नीट और जेई में भी यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। बताऊंगा क्या होता है बच्चों, है ना। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है हमारा स्टीरियो, पढ़ा है, हाँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। सेम वही चीज है ना। तो एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो सुनो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप लोग चार तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, जिसमें सबसे पहला आइसोमेरिज्म आप पढ़ोगे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड अपन लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड अपन लोग पढ़ेंगे हाइड्रेट, या फिर उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, है ना। ठीक है, आज हम लोग स्ट्रक्चरल वाला पार्ट कवर करेंगे, कल हम लोग स्टीरियो वाला पार्ट कवर करेंगे। क्लियर है। चलो थर्ड देखो बच्चों, अपन इसके अंदर पढ़ते हैं लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या फिर कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये चार तरह के होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है, इनको पहले पढ़ेंगे। अब जरा देखो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टीरियो की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरे पढ़ेंगे बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बड़े इजी से तरीके से बताऊंगा कि कैसे ज्योमेट्रिकल देखते हैं, कैसे ऑप्टिकल देखते हैं ना, उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले एक बार आप इसको नोट कर लो, देन अपन स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को, है ना। क्विकली नोट कर लो। चलो तो बच्चों सबसे पहले अब बात करते हैं किसके बारे में, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना, कि क्या होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में, आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बारे में। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब भी हम आयोनाइजेशन आइसोमर के बारे में बात करेंगे ना, वो आइसोमर्स जो डिफरेंट टाइप के आयंस देते हैं, है ना, वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लिख सकते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स विच गिव्स, आइसोमर्स, आइसोमर्स which gives different type of ions, different types of ions, different types of ions देते हैं। कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो मेरा एग्जांपल है बच्चों CO NH3 का होल 5 SO4, ठीक है, और Br। एक तो मेरा ये कंपाउंड है ना, और मेरा दूसरा कंपाउंड क्या है बच्चों, मेरा दूसरा कंपाउंड है CONH3 का होल 5 Br और बाहर है SO4। दोनों के दोनों का देखो सुनो, सबसे पहले आइसोमर्स होते क्या है, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं
जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वही तो होते हैं। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, देखो क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर दोनों का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो दोनों का नॉर्मल सा एक फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं इन दोनों का, तो दोनों का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, CO NH3 5 है, ऐसे लिखते हैं CO 5 NH3 और SO4 और Br। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, बस, है ना, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है। तो वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो, IUPAC वेरी कर सकता है ना, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री उसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो, है ना। तो इन दोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर डिफरेंट है ना। तो अभी देखेंगे उसको कैसे। सबसे पहले आयंस बना ले, देखो अभी इनका IUPAC भी लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आयंस बनाओ, जैसे ही मैं इनको पानी में डाल रहा हूं तो देखो क्या बनेगा बेटा, CO NH3 का होल 5 SO4 प्लस Br। ब्रोमीन पे नेगेटिव आता है, देखो पहले वाला हमेशा कैटाइन होता है, बाद वाला हमेशा एनाइन होता है, तो इस पे नेगेटिव है तो इस पे आ गया पॉजिटिव, दिख रहा है। अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो बच्चों इसको पानी में डालूंगा, तो इसको पानी पे डालने पे देखो क्या बनेगा, अगेन CO NH3 का होल 5 Br और प्लस SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आया, 2 पॉजिटिव। तो देखो आयंस क्या हो गए, यहाँ पे तो सॉल्यूशन में क्या गिर रहा है, Br, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है, SO4 मिल रहा है। तो देखो दो अलग अलग आयंस हो गए ना, दिख रहा है। तो ये कैसे आइसोमर्स होते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, जिनको आयोनाइज करने पर वो डिफरेंट डिफरेंट आयंस दे, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। IUPAC नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट, है ना। कैसे, अगर मैं इसका IUPAC लिखूं तो इसके में क्या आएगा, पेंटामीन, SO4 को सल्फेटो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो +3 आएगा, थर्ड ब्रोमाइड। लिख के बताऊं, है, लिख दे, चलो लिख देते। देखो पेंटा अमीन, पेंटामीन क्योंकि 5 है और A पहले आता है, फिर सल्फेटो, सल्फेटो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो CO पे X ले लिया प्लस SO4 पे -2 इक्वल टू, इधर क्या है बेटा, +1, तो X इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +3, तो कोबाल्ट थर्ड, ब्रोमाइड, बोलो पता चल रहा है। अगर इसका IUPAC लिखूंगा तो इसका क्या होगा, पेंटामीन, पेंटामीन, ब्रोमो या ब्रोमाइडो, और SO4 को क्या बोलते हैं, सॉरी उससे पहले तो कोबाल्ट आएगा ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, थर्ड आएगा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, देखिए एक बार निकाल के, X प्लस -1 इक्वल टू +2, तो थर्ड ही तो है बेटा, थर्ड सल्फेट, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, करके देख लो, है ना हमेशा। देखो IUPAC दोनों के क्या आ गए, डिफरेंट आ गए ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, और आयंस भी कैसे है, डिफरेंट है। तो कैसा आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर है। बोलो बस इतना सा याद रखना, आप सब पहचान लोगे। एक एग्जांपल दूं, आप मुझे बताना आयोनाइजेशन आइसोमर है कि नहीं है, दूं, चलो देखो मेरा एग्जांपल है बेटा आपका, एग्जांपल नंबर 2, है ना, एग्जांपल नंबर 2, देखो CO NH3 का, NH3 का होल 5 Cl और बाहर है बेटा Br2, ठीक है। एंड दूसरा मैंने आपको दिया CO NH3 का होल 5 Br और बाहर है Br8Cl, ये दो है आपके पास, दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं, देखो जब मैंने इसको पानी में डाला तो ये कैसे टूटेगा, CO NH3 का होल 5 Cl प्लस 2 Br नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आ गया। जब इसको आयोनाइज किया तो ये कैसे टूटा, CO
NH3 का होल 5 Br और प्लस Br नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव नेगेटिव और यहां पर आया 2 पॉजिटिव। अब अगर दोनों में सिर्फ Br आ रहा होता तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे Br आ रहा है, लेकिन यहाँ पे Br के साथ एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, Cl मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। दैट्स इट, बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि आयंस क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है, बता पाओगे? अरे बोलो। हाँ, तो चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड, है ना, मैंने बोला ना ये छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सॉल्वेंट, या फिर उसी क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। क्या होते हैं सॉल्वेंट और हाइड्रेट आइसोमर? सिंपल सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं इनके बारे में आपको, आप बस सिंपल सिंपल सी चीजें याद रखो, आपका अपने आप हो जाएगा, है ना। देखो दोज आइसोमर्स in which water मतलब H2O पानी behaves as both ligand and water of crystallization, है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मैं WOC बोल रहा हूं, है ना, जिसमें पानी किसकी तरह बिहेव करे, लिगेंड की तरह भी बिहेव कर रहा हो और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी बिहेव कर रहा हो। दैट मीन्स बेटा डुअल नेचर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो देखो ध्यान से, मैंने लिया, मेरा एग्जांपल है CR, मैंने कंपाउंड ले लिया है CrCl3.6H2O। अब मैं इसके कॉम्प्लेक्स बनाता हूं। मेरा पहला कॉम्प्लेक्स है बच्चों CrCl, ऐसे लिखते हैं CrH2O का होल 6Cl3। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल यहां पे लिख दूं, देखो CrH2O का होल 5Cl2 इंटू H2O। थर्ड एग्जांपल है बच्चों मेरा CrH2O का होल 4Cl2 और Cl और 2H2O। एंड द फोर्थ एग्जांपल इज CrH2O का होल 3Cl3 और 3H2O। चार कंपाउंड है। अब आप मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाला जो है वो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म शो करेगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि वाटर कॉम्प्लेक्स के बाहर है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है? वाटर कॉम्प्लेक्स के बाहर है ना। क्या यहां पर वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है? लेकिन क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए बाहर है? नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं शो करेगा। यहां देखो, क्या वाटर अंदर है लिगेंड की तरह, और क्या वाटर बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी बिहेव कर रहा है? कर रहा है। दैट मींस ये कैसा आइसोमर है? सॉल्वेंट आइसोमर है। क्लियर है? यहां पे देखो वाटर लिगेंड की तरह भी बिहेव कर रहा है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो ये भी कैसा आइसोमर है? सॉल्वेंट आइसोमर है। पता चला? ये वाला देखो, यहाँ पे भी वाटर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये भी कैसा आइसोमर है? सॉल्वेंट आइसोमर है। दैट मींस ये तीन तो है लेकिन ये नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों? आसान है। तो सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या याद रखना है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ साथ बिहेव करे। अच्छा, ये किस तरह का आइसोमर बनाएगा? बनाना चाहे तो हाँ, बहुत अच्छे, आयोनाइजेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मुझे बताओ ये दोनों कैसा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? आयोनाइजेशन या सॉल्वेंट? आयोनाइजेशन। कैसा? आयोनाइजेशन। क्यों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटे, देखो ध्यान से, आंखें खोलो, सुबह हो गई, ये दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं? सॉल्वेंट या आयोनाइजेशन?
आयोनाइजेशन और सॉल्वेंट दोनों, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट बोथ, दोनों शो कर रहे हैं, बट प्रेफरेंस is given to solvent isomerism. प्रेफरेंस किसको देते हैं हम? सॉल्वेंट को देते हैं, क्योंकि वाटर आ गया ना, हाँ H2 वाटर होता है ना, हाँ प्रेफर वो वही बता रहा हूं। देखो सुनो, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म जो होता है, अच्छा तुम उसको एक्सप्लेन कर रही हो या पूछ रही हो? हाँ बताओ बताओ, मुझे बताओ, हाँ हो सकता है, सही कह रही हो, बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब है ना। तो देखो सॉल्वेंट आइसोमर्स जो होते हैं ना, सॉल्वेंट आइसोमर्स जो होते हैं ना, आर स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं। सॉल्वेंट आइसोमर्स क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं, यानी नॉर्मली सॉल्वेंट आइसोमर्स आयोनाइजेशन आइसोमर के ही एक टाइप है ना। लेकिन जब वाटर आ गया तो अब आयोनाइजेशन आइसोमर को हम छोड़ देते हैं और सिर्फ सॉल्वेंट को याद रखते हैं। बोलो क्लियर है बच्चों? पक्का? इसको नोट करो, फिर बाकी दो पढ़ते हैं और फिर आज इतना ही करेंगे, है ना। कर लो नोट। चलो तो बेटे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब किसके बारे में? लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं ना, कि क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखो मैंने आपको बहुत सिंपल से तरीके बता रहा हूं, जो आयंस दे डिफरेंट टाइप के, वो कैसे आइसोमेरिज्म? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जिसमें वाटर बिहेव करे लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो कैसा आइसोमेरिज्म? सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो थर्ड है हमारा लिंकेज, KAGE, लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स लिख लो, क्योंकि पिछलों में आइसोमर्स लिखा है ना, तो लिंकेज आइसोमर्स लिख लो। तो लिंकेज आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? वो आइसोमर्स जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। कॉमन सी बात, वो आइसोमर्स जिनके अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो लिंकेज आइसोमर्स होंगे, दैट्स इट, है ना। तो सिंपल सा, आइसोमर्स which having या which have ambidentate ligands, है ना। कौन से आइसोमर्स जिनके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे वो क्या शो करेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कैसे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। मैंने बोला मेरा एग्जांपल है CONH3 का होल 5 CN और SO4। अब मैं इसी की तरह देखो साइनाइड को देखती ही मुझे पता पड़ गया कि साइनाइड कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेट है। और मुझे साथ में क्या दिया हुआ है? बोला इन दोनों में बताना, CONH3 का होल 5 NC और SO4। तो CN इज साइनाइड और NC इज आइसोसाइनाइड। तो दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग हो गए ना, एम्बीडेंटेड हो गए ना। यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है लोन पेयर को? कार्बन। यहाँ कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी हम CN बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, याद है। और कार्बन क्या करता है? अपना नेगेटिव डोनेट करता है। जबकि अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो क्या डोनेट करेगा? अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। बोलो पहचान पा रहे हो बच्चों? पक्का? चलो एक और बताओगे? देखो इसमें मैं ABC बना रहा हूं, आपको बताना है तीनों का। मेरा है PTNH3 का होल ट्वाइस और NO2 का होल ट्वाइस। मेरा B है PTNH3 का होल ट्वाइस ONO का होल ट्वाइस। मेरा C है PTNH3 का होल ट्वाइस ONO एंड NO2। मुझे बताओ क्या ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर्स हैं? ध्यान से देखो, इनके अंदर कौन सा लिगेंड है? NO2।
NO2 मतलब नाइट्रो, याद है नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N, है ना। तो देखो नाइट्रो, ये क्या होगा, ये नाइट्राइटो N है, ये नाइट्राइटो O है, ये नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N दोनों है। तो इसका मतलब सबके सबके अंदर क्या हो रहा है, एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है और अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये तीनों क्या है, एक दूसरे के लिंकेज, हाँ लिंकेज आइसोमर्स है। बोलो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, रख पाओगे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के बारे में, है ना। तो फोर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आइसोमर्स कौन होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। जब भी कभी भी एनायन कॉम्प्लेक्स हो और कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो तो वो कोऑर्डिनेट आइसोमर्स शो करेगा। तो कोऑर्डिनेट आइसोमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। कोऑर्डिनेट आइसोमर किससे रिप्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। कैसे, अभी एग्जांपल में बताऊंगा, घबराओ मत, है ना। अब कैसे वो होगा, यानी क्यों अराइज होते हैं, तो इट अराइजेस, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स इट अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। यानी एनायन और कैटायन जो कॉम्प्लेक्स है उनके बीच में जब लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा तो वो क्या शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेंगे। कैसे, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने बोला एग्जाम्पल है मेरा, देखो यहां लिख देते हैं, एग्जाम्पल है मेरा PT NH3 का होल 4 एंड PT Cl, आ जाओ इधर, आ जाओ, Cl का होल 4 है ना, Cl का होल 4, बोलो दिख रहा है। अब देखो इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन भी है, ये वाला पार्ट आगे वाला कैटायन होता है और पीछे वाला एनायन होता है। तो कैटायन भी कैसा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और एनायन भी किसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे ये पूछा रहेगा कि बताओ ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं वो कितने हैं। तो कैसे चेक करोगे, बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड को एक्सचेंज करके। कैसे, देखो मेरा पहला कॉम्प्लेक्स है PT NH3 का होल 4 और मेरा दूसरा कॉम्प्लेक्स है PT Cl का होल 4, यही कॉम्प्लेक्स है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसकी NH3:Cl की रेशो ले रहा हूं और यहां पे भी NH3:Cl की रेशो ले रहा हूं। यहां मुझे देख के बताओ NH3 कितने हैं, Cl कितने हैं, 0 है ना Cl। यहां बोलो NH3 कितने हैं और Cl कितने हैं, 4, दिख रहा है। सेकंड केस, अगर मैं एक NH3 को वहां भेज दूं और एक Cl को यहां ले आऊं तभी तो लिगेंड का एक्सचेंज होगा। तो अगर मैंने NH3 को वहां भेज दिया तो कितने NH3 बचे, 3, एक को भेजा है और एक Cl को ले आया तो 3:1 हो गया। यहां पे देखो एक NH3 आ चुका है और Cl कितने हो गए, 3, क्योंकि एक Cl जा चुका है। थर्ड, 2 NH3 चले गए और 2 Cl आ गए तो 2 और 2 का रेशियो, और ये भी 2 और 2 का रेशियो, दिख रहा है। अब फोर्थ देखो ध्यान से, NH3 3 चले गए वहां तो NH3 कितना बचा और Cl यहां पे कितने आए, 3, तो NH3 यहां पे 3 आ गए, Cl कितना बचा, 1 बचा। फिफ्थ, चारों के चारों NH3 चले गए तो 0 और चारों के चारों Cl आ गए। सेम यहां पे चारों के चारों NH3 आ गए तो 4 और 0, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, क्या पहला और पांचवा एक जैसे है, तो पहला और पांचवा तो सेम है तो इसको एक आइसोमर मानेंगे, बोलो क्लियर है।
अच्छा सेकंड और फोर्थ भी क्या सेम है? सेम है। कैसे सेम है? देखो सुनो, मुझे पता है आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रही होगी, सर जब ये वहां पे चला गया तो सेम कैसे हुए? देखो सेकंड वाला और फोर्थ वाले का कॉम्प्लेक्स बनाऊं, सेकंड और फोर्थ का कॉम्प्लेक्स बनाऊं। देखो सेकंड का कॉम्प्लेक्स क्या है, इस सेकंड वाले का कॉम्प्लेक्स क्या है? पीटी NH3 का होल थ्राइस Cl, यही है। इसका क्या बनेगा? पीटी NH3 और Cl3, यही बनेगा। ये सेकंड वाले का है, सेकंड वाले का। फोर्थ वाले का बनाऊं, फोर्थ वाले का पीटी NH3 एक है ना बेटा, और Cl कितने? 3। और ये वाला पीटी NH3 कितने? 3, और Cl क्या है? 1। क्या ये वाला पार्ट यही वाला पार्ट है? क्या ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट है? तो क्या दोनों सेम है? देखो सेम है ना दोनों, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, दैट मीन्स दोनों सेम है ना? छापने की पूरी उम्र पड़ी है, ये समझना जरूरी है। तो दोनों सेम है, सेम है ना? तो अगर दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हुए, तो 2 हो गए। थर्ड वाला जो है, ये लिगेंड का एक्सचेंज दिख रहा है इसमें कहीं? जितने NH3 उतने ही Cl है, दैट मीन्स ये कोई भी कोऑर्डिनेट आइसोमर शो नहीं कर रहा। तो कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर्स हुए यहां पर? 2। तो इसके कोऑर्डिनेट आइसोमर कितने हुए? 2 हो गए। बोलो यहां तक कोई डाउट? चलो अब एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, एक पॉइंट आपको बताता हूं। कहां पे लिखूं, मैं जगह ढूंढ रहा हूं, है ना? मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ ऐसे लिखते हैं, नोट डाल के यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लैक से लिखते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना तामझाम, उस पॉइंट को याद रखना। नोट, नोट डाल के इफ ऐसे लिखे, इफ सेम सेंट्रल मेटल एटम, इफ सेम सेंट्रल मेटल एटम एंड डिफरेंट मोनोडेंटेट ligands are present, if same central metal atom and different monodentate ligands are present, इसको मिटा दूं ना, ये तो समझाने के लिए बनाया था, are present in complex cation and complex anion, in complex cation and complex anion, then number of coordinate isomers equal to, the number of coordinate isomers equals to coordination number upon 2। बोलो इन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कितना है? 4। तो टोटल 4 ही है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। अब दोनों का नहीं गिनते क्योंकि दोनों सेम रहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा, तो 4 है, तो 4 का आधा किया तो 2। तो कितने कोऑर्डिनेट आइसोमर्स हैं? पता चला? मैं इतना सा याद रखना। सेकंड चीज देखो, उसको भी लिख दूं, सेकंड पॉइंट को भी, सेकंड पॉइंट को यहां लिख देता हूं। कहां लिखूं, कहां लिखूं? ये वाला नोट किया है अपन ने? नहीं किया, कोई बात नहीं। कहां लिखूं यार, फिर कहां लिखूं? इसी के नीचे यार, ज्यादा नीचे ना हो जाए। उसमें तो आ रहा है लेकिन मैं उसको एडिट करूंगा तब वो हो जाएगा, है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं नोट डाल के, इफ सेंट्रल मेटल एटम एंड मोनोडेंटेट ligands both are different in complex cation and complex anion, then coordinate isomer equals to coordination number। तो कोऑर्डिनेट आइसोमर किसके इक्वल होगा?
कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूं, है ना। मेरा एग्जांपल है बच्चों CONS3 का होल 6, देखो CONS3 का होल 6 एंड CrCl6। मुझे बताओ क्या लिगेंड डिफरेंट है, क्या सेंट्रल मेटल एटम भी डिफरेंट है, तो कोऑर्डिनेट आइसोमर कितने होंगे? हाँ कितने होंगे? कोऑर्डिनेट आइसोमर इक्वल होंगे किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर के। ये लिखा है ना, इफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, तो किसके इक्वल होंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितना होगा? 6 होगा। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम होता और लिगेंड डिफरेंट होते तो कितना होता? कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ होता। बोलो समझ पा रहे हो? अब मुझे एक चीज और बताओ, एक लास्ट, ये तुम बताओगे, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट होता, सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट होता और लिगेंड सेम होती, तब क्या होता? सोचो। देखो ध्यान से सुनो, सेंट्रल मेटल अगर एटम डिफरेंट होते लेकिन लिगेंड सेम होते तो कोऑर्डिनेट आइसोमर तो शो ही कौन कर रहा है? किसकी वजह से शो हो रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर? लिगेंड की वजह से, क्योंकि लिगेंड अलग अलग थे। अगर लिगेंड ही सेम हो गए तो क्या कभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा? तो कभी कोऑर्डिनेट आइसोमर होगा ही नहीं। समझ आया? तो इसलिए दो ही केस बनेंगे, या तो लिगेंड डिफरेंट होंगे, सेंट्रल मेटल एटम सेम, या फिर दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर है? चलो, तो आज आइसोमेरिज्म को यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, है ना। नोट कर लो बच्चों।